अभी तक हमने डाइपोल पढ़ लिया, डाइपोल मोमेंट कर लिए, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। फिर हमने देखा कि डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जर्नल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आज हम उल्टा करेंगे, आज हम क्या करेंगे, डाइपोल को फील्ड में रखेंगे, डाइपोल को फील्ड में रखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? तो पहले डाइपोल को रखते हैं हम, पहले डाइपोल को रखते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। आ जाओ कुछ ऐसे, ये हमने फील्ड लाइंस बना दी। ठीक है, कैसे कैसे रख सकते हैं देखो, ये माइनस, ये प्लस, क्यू क्यू दूरी एल, बिल्कुल डाइपोल रख दिया। फिर एक बार प्लस यहाँ रख दो, इस यहाँ से दूरी एल, क्यू क्यू, और एक बार ऐसे रख दो, ये बार प्लस, ये बार माइनस, और एंगल इस बार थीटा। ये फील्ड लाइंस है आपकी ई ई ई, प्लस और ई, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। किस किस के? डाइपोल और ई के बीच में, या डाइपोल मोमेंट के बीच में। देखो डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। और पी और ई के बीच में एंगल कितने हैं? 180। तो यहाँ पे 180, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, हमको नहीं पता। पी एन ए के बीच सब एंगल बन रहा है थीटा, क्योंकि देखो ना, इसका पी कुछ ऐसे और ई कुछ ऐसा, और एंगल एन के बीच में थीटा। अगर आप ध्यान से देखो, इस डाइपोल को मैंने तीनों बार किसमें रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पर अगर फोर्स देखूँ तो फोर्स इधर लगेगी क्यू ई, और पीछे लगेगी क्यू ई, ठीक है। इस पर देखो, यहाँ लगेगी क्यू ई, और इसको यहाँ से यहाँ लगेगी क्यू ई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो, इसको क्यू ई लगेगी इस साइड, और इसको क्यू ई लगेगी इस साइड। अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्सेस हमेशा बराबर हैं तीनों केस में। इसका मतलब तीनों ही केस में जो फोर्स लगती है वो 0 आएगी, और ऑलवेज ऐसा ही होगा। अगर आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स हमेशा 0 आएगी। फोर्स कैसे आएगी? 0। फील करो ना, आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो ये हिलेगा नहीं हिलेगा, आप इसको दबा रहे हो तब भी नहीं हिलेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें फोर्स तो 0 ही 0 है, पर टॉर्क भी 0 है। क्या 0 है? टॉर्क, मतलब रोटेशन मोशन बिल्कुल नहीं है। फील करो ना, ऐसे थोड़ी घूमता है कोई चीज़ ऐसे घूमती है, ऐसे दबाओ या खींचो, नहीं घूमती। यहाँ भी 0 है, टॉर नट यहाँ भी 0, बट यहाँ 0 नहीं है। फील करो, ये ऐसे रखा है, इसको फोर्स यहाँ लगाओ, इसको फोर्स यहाँ, तो ये घूम जाएगा। मतलब यहाँ पे टॉर्क नेट 0 नहीं है। और हमने यही वाला केस पढ़ना है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स तो नहीं लगती है, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। क्योंकि फोर्स तो देखो, फोर्स तो यहाँ भी नहीं लग रही है, एफ नेट तो यहाँ भी 0 है, बट यहाँ पे टॉर्क है। क्या है यहाँ पे? टॉर्क। और अगर 11th का थोड़ा याद दिलाऊं तो बेटा फोर्स नेट 0 है, इसका मतलब टॉर्क एट एनी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लो सेम आएगा। आप इसके लगाओ, इसके लगाओ, इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ तो टॉर्क कैसा आएगा? सेम आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बेसिकली हमको ये केस पढ़ना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे, डेरिवेशन आती है आपको। टॉर्क ऑन डाइपोल कब लगता है? जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर रख दिया हमने टॉर्क, डाइपोल रख दिया अपना, ये प्लस और ये माइनस की। कितनी बात है? दूरी ले लो ट्वाइस एल, कितनी दूरी? 2L, तो ये हो जाएगी इतनी सी L, और ये भी होगी इतनी सी L। कोई शक की बात नहीं। अगर डाइपोल मोमेंट डिफाइन करो तो हो जाएगी इसके लिए Q इंटू ये Q इंटू 2L। क्या इतनी बात क्लियर? बिल्कुल सही बात है। हम सेंटर के टॉर्क निकाल देते हैं। क्यों? मैंने बोला ना, कहीं भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस Q पे फोर्स लग रही है इधर QE, और इस फोर्स पे फोर्स लग रही है इधर QE। क्या इतनी बात क्लियर? अगर ध्यान से देखो, कॉमन सेंस है, ये इधर घूमना चाहता है, ये इधर, मतलब इसको टॉर्क कुछ ऐसे लग रहा है और इसको टॉर्क ऐसे लग रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो टॉर्क जो लग रहा है वो लोग क्लॉकवाइज लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात? मान लो कोई एंगल थीटा इनके बीच में, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। फोर्स तो मिल गया क्यों हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी नहीं मिला। अगर ये फोर्स है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, ये फोर्स है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ। अब कोई बड़ी बात नहीं है, ये L, तो ये दूरी L cos थीटा और ये दूरी L sin थीटा, और ये वाली दूरी भी सेम
एल साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो टॉर्क का फॉर्मूला सीधे लिख सकते हैं, टॉ नेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू ई सॉरी फोर्स इंटू एल साइन थीटा। पर क्या तो यहाँ भी लग रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? अब Q इंटू 2L P के बराबर है, तो टॉर्क नेट लिखा हमने P E साइन थीटा, यही टॉर्क लग रहा है P E साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। अब बात है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सामने दिख रहा साइन है, बट क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या P क्रॉस E लिखें या फिर E क्रॉस P लिखें? वो तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज, तो E क्रॉस P करके देखो, फील करो, E ऐसे और P ऐसे। देखो P ऐसे है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैं बनाऊँ आपके लिए तो ये कुछ ऐसा बना, यहाँ है P, ये थीटा और यहाँ E क्रॉस P करो तो बाहर आ रहा है। पर टॉर्क कैसा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या? अंदर टॉर्क है इनवर्ट्स, पर ये तो बाहर है, इसका मतलब ऐसा नहीं लिख सकते। पर P क्रॉस E करोगे, देखो P क्रॉस E कैसा आ रहा है? इनवर्ट्स। इसका मतलब जो टॉर्क का फॉर्मूला आया वो आया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर 100%। आसान सी डेरिवेशन थी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके क्रॉस निकालो तो ये ट्वाइस एल आ जाएगा, आंसर फिर भी सेम आएगा क्योंकि फोर्स तो 0 है ना, तो टॉर्क किसी कहीं से भी निकालो। हमने सेंटर ऑफ मास ले लिया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब इसके केस करने हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन इसके अच्छे, ठीक है। आ जाओ, केस देखो। फॉर्मूला जो आया टॉर्क का, वो फॉर्मूला आया पी ई साइन थीटा, यानी पी क्रॉस ई। बेसिकली थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? थीटा पे। अच्छा, एक काम करते हैं, थीटा को वेरी करा देते हैं। एक बार थीटा ले लो 0 डिग्री, एक बार थीटा ले लो 180 डिग्री, और एक बार थीटा ले लो 90 डिग्री। हालांकि कुछ भी हो सकता है, पर ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। मान लो फील्ड लेंस ऐसी, यहाँ पे फील्ड लेंस, यहाँ पे फील्ड लेंस। कितनी बात क्लियर? मान लो जो डाइपोल पड़ा है वो कुछ इस प्रकार पड़ा है 0 डिग्री, मतलब अगर ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो P और E में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, Q दूरी L, बिल्कुल सही। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दूरी L, Q। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, दूरी L, 2L, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूं तो टॉर्क साइन 0, टॉर्क 0। अरे यही तो केस से स्टार्ट किया था। यहाँ फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0, क्योंकि देखो ना, इसको फोर्स कहाँ लग रही है? इधर। इसको फोर्स कहाँ लग रही है? इधर। तो आप खींच के इसको घुमा थोड़ी सकते हो, खींच के इसको घुमा, आप दबा के भी इसको नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ देखो, यहाँ पे इसको फोर्स लग रही है, यहाँ इसको फोर्स लग रही है, यहाँ टॉर्क तो यहाँ भी 0 आएगा। क्यों? देख लो, साइन 180 कितना होता है? 0। टॉर्क तो यहाँ भी 0 आया, पर यहाँ पे इसको मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। देखो, प्लस को यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे, इसको यहाँ, तो ये बिल्कुल घूमेगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला आया वो PE आया, क्योंकि साइन 91 होता है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो टॉर्क भी 0, इस जगह देखो टॉर्क भी 0 तो फोर्स भी 0, इस जगह टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0। यहाँ टॉर्क है पर फोर्स अभी भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों केस इक्विलिब्रियम के केस हैं। किसके केस हैं? इक्विलिब्रियम के। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशन भी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल वो हैं जिनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। फील करो, डिस्प्लेस करते हैं। इसको मैंने पकड़ा और उसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस कर दिया। देखो, मान लो ऐसे बना दिया, ये प्लस और माइनस, छोटा डिस्प्लेसमेंट ये थीटा है। फील करो, मैं इसको जैसे ही घुमाऊंगा, इस पे QE यहाँ लगने लग जाएगा और QE यहाँ लगने लग जाएगा, और फिर ये यहाँ और यहाँ इसको टॉर्क लगेगा, यानी ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, यानी ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अपने पोजीशन पे वापस आना चाहता है। देखो ना, इसको डिस्प्लेस किया, जैसे डिस्प्लेस किया, फोर्स बजी, दोबारा से वापस आ गया। बट यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं करना चाहता। क्यों? इसको डिस्प्लेस किया, वही थीटा, ये माइनस और ये प्लस। हुआ क्या? इसको तो फोर्स यहाँ लगी QE, पर इसको फोर्स यहाँ लगी। आपने इधर देखो, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया, इसने टॉर्क क्लॉकवाइज लगाया, तभी तो वापस आ पाया ना। आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया और टॉर्क भी इसको एंटी क्लॉकवाइज लग गया। इसका मतलब ये अब वापस आएगा ही नहीं, ये घूम गया पूरा, और ये क्या बन गया? अनस्टेबल।
अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो घूम के ये ऐसे ही हो जाएगा। आना ये स्टेबल ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है मैं तेरे को स्टेबल ही बनाऊंगी, आ जाके अलाइन कराऊंगी अपने में। ये देखो ना, जब घूमेगा घूमेगा घूमेगा, नेगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव यहाँ आया, ये देखो नेगेटिव आ जाके ये भी स्टेबल ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपको पता है फोर्स यहाँ लग रही है और ये वाली फोर्स यहाँ लग रही है, कोई शक की बात इसमें क्लियर है? पक्का तीनों केस है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये देखो, मान लो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म वाली, यहाँ पे रखा है हमने एक डाइपोल ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और दूरी है ये, टोटल दूरी है L, और रखा है 37 डिग्री पे। कहती बात क्लियर? पकड़ के रखा है मैंने ऐसे, फील्ड लाइंस अच्छे। आपको पता है इस पकड़ के रखा है, इसको टॉर्क लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। मैंने इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया? रिलीज, छोड़ दिया इसको, यहाँ से छोड़ दिया, तो आपको पता है इसको यहाँ टॉर्क लगेगा, इसको यहाँ, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। अरे हाँ या ना? अच्छा 37 डिग्री बहुत बड़ा एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। 37 डिग्री बहुत होता है एसएचएम के लिए, कंडीशन क्या? थीटा स्मॉल होना चाहिए। आपको फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी, क्या पूछी? एंगुलर एक्सेलरेशन। आप सुनो, टॉर्क का फार्मूला क्या पड़ा? पी ई साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, मास इसका m है और इसका मास भी m है। और टॉर्क का तो एक और फार्मूला पड़ा है, इसको बोलते हैं आई इंटू अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब इन दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा फील करो, ये सेंटर है तो ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2। दो मास पड़े हैं L/2 पे, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू m L/2 का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आ गया अल्फा। p की वैल्यू क्या? q इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड E दी है, और साइन थीटा कितना है? साइन 37, और 37 वाली ट्राइंगल आपको पता चली गई है, 37 53, 37 के सामने 3, इसके सामने 4, इसके सामने 5। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, 3/5, यानी यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई, वो आई QLE 3/10 mL/2 का 100%। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या क्लियर है बात? पक्का? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान था, मुश्किल नहीं था। मान लो ये फील्ड लाइन्स है, कांस्टेंट फील्ड लाइन्स है आपकी, ठीक, और यहाँ पे है क्या? यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक डाइपोल रख दिया, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे एक माइनस Q, दूरी इसकी L। क्लियर है? ये स्टेबल है अनस्टेबल है? देखो इसको घुमाओगे तो वापस आना चाहता है, मतलब ये स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। और आपको पता है स्टेबल के लिए ही एसएचएम डिफाइन है, स्टेबल क्योंकि वापस आ रहा है ना, तभी तो एसएचएम करेगा, दूर चले जाएगा तो एसएचएम कैसे करेगा? अच्छा मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पकड़ा और थीटा डिस्प्लेस किया, बिल्कुल हल्का सा। ये थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। थीटा कैसा है? वेरी स्मॉल। तो आपको पता है वापस आएगा, फिर ऊपर ऊपर जाएगा। अब ये एसएचएम करेगा, क्या करेगा? एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। अगर लीनियर करता तो इक्वेशन थी F इजिकल टू माइनस के एक्स, अगर ऐसे करेगा तो टॉक इजिकल टू माइनस के थीटा। अरे हाँ या ना? थीटा इज द थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा टाइम पीरियड इसका हो जाता है 2 पाई अंडर रूट m/k, पर इसकी वैल्यू हो जाएगी I/k। आपको पता है एंगुलर कर रहा है I/k। अगर ध्यान से देखिए तो टॉक का फॉर्मूला क्या है? PE साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। बट मैंने क्या बोला है? थीटा क्या बहुत स्मॉल है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। और देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कैसे घुमा रहा हूं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। टॉक कैसा बज रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे माइनस लगाना भी कोई गलत बात नहीं। अब इसको कंपेयर करो T इजिकल टू माइनस के थीटा से, तो ये हो गया आपके पास K, ये आ गया थीटा। तो टाइम पीरियड की सीधी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट I की वैल्यू देख लो, ये मास m L/2 यानी सीधे 2 इंटू m L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PE, और P की वैल्यू QL इंटू P, 100% ये आ गया टॉक की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू बेसिकली। क्या इतनी बात क्लियर है? टाइम पीरियड तो निकालते हैं, निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट करें। और देखो मान लो हमारे पास फील्ड लाइन्स हैं ऐसे, ठीक है, फील्ड लाइन्स हैं और यहाँ पे एक डाइपोल पड़ा है ऐसे,
और ये एंगल है 4 डिग्री। 4 डिग्री मतलब बड़ा छोटा है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और जो दूरी है ये दूरी है एल, ठीक है, 4 डिग्री है, बिल्कुल सही। अब मैंने इसको रिलीज कर दिया, जब मैंने इसको रिलीज किया तो फील करो 4 डिग्री है तो एंगुलर एसिस्टम करेगा, 100% करेगा, क्योंकि 4 डिग्री बहुत छोटा है ना, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो ऑसिलेशन ही अब एसिस्टम करेगा। अच्छा ठीक है, फील करो नीचे जाएगा, फिर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, बिल्कुल। हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, फाइंड टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? फाइंड टाइम पीरियड जब ये यहां पे इधर से आके यहाँ पे 2 डिग्री पे आ जाए। कितने डिग्री पे? 2 डिग्री। देखो 4 डिग्री है ना, पहले यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको पता ये होती है मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या अपनी मीन पोजीशन। क्या इतनी बात क्लियर? अगर ध्यान से देखो, ये है मीन पोजीशन और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो इनकी दूरी के बीच को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। फील करो, एक्सट्रीम पोजीशन से ये आया, ए तक आया, यहाँ तक आया, और यहां से ये 4 डिग्री नहीं आना, क्योंकि 4 आता तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ जाता नेगेटिव वाले, पर 4 डिग्री पे नहीं आ रहा है, ये थोड़े कम पे आ रहा है, आधे पे आ रहा है। तो ए से यहां तक आएगा ये a/2 तक। अरे ए की वैल्यू तो 4 है ना, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, आया बिल्कुल यहाँ मेन पोजीशन पे आ गया, ये मेन पोजीशन यहां तक आ गया बिल्कुल यहाँ। अब इससे नीचे 4 नहीं जाना, उसको पूरा एग्जैक्ट नहीं जाना, उसको आधा चलना है, तो a/2 आया, ठीक है। अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो कुछ फेजर ऐसे आता है इसका, ठीक है, ये ए, ये माइनस ए तक, यहाँ पे ये आ जाएगा ए, तो यहाँ से घूमो, यहाँ से चलो इधर आधा, पर वापिस यहाँ तक जाना ना पूरा, तो यहाँ से पूरा चले ए, फिर यहाँ पे कितना चलना है, a/2, यानी ये हो जाएगा ए। क्या इतनी बात क्लियर? ये ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, क्योंकि ये टोटल ए है। अगर ये ए, ये a/2, तो ये अगर एंगल देखूं तो अगर मैं कॉस लगा दूं, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या, a/2 इंटू ए कटा 1/2, यानी 60 डिग्री। थीटा कितना, 60 डिग्री, मतलब ये है 60 डिग्री। बट हमको कहाँ से देखना है, बेस लाइन से, तो बेस लाइन से पहले चले 90 और फिर कितना चले, यहाँ तक देखना है, फिर चले 30, तो 90 और 30 कितना होता है, थीटा आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया, 120 डिग्री। तो टाइम पीरियड निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π/3, 120 ही है, ये देखो 2 इंटू 180/3, तो कितना आया 120, ये देखो ना 2 इंटू 180/3, तो ये कटा 60 से, तो वही है ना, वही तो लिखा 2π/3। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/3 इंटू टी, 2π से 2π, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई t/3। यही आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन था, क्या क्लियर है बात, पक्का? अब इसमें है ही नहीं, ये सारा एसएचएम से जुड़ा हुआ है, टॉक तो है ही नहीं है इसमें, टॉक तो है ही नहीं, सारा एसएचएम से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक। अब यूनिफॉर्म की तो बात कर ली हमने, है ना, यूनिफॉर्म में कैसे बिहेव करता है, पर मान लो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है ना, तो हम करेंगे डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि पूछा नहीं जाता है, पर पूछ जाए तो वो बड़ी बात नहीं है। डाइपोल को कहाँ रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे, सुन लो। मान लो ये कोई डाइपोल रखा है मैंने, आपको पता है ऐसे डाइपोल बनाते हैं, ठीक है ना, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, इनकी ये आ गया इसका सेंटर, और ये दूरी है 2l, कितनी, डाइपोल है। अब इसको रख देना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे रख दो, एक चार्ज ले आओ यार यहाँ से, क्यों चार्ज रख दो, कोई बड़ी बात क्या है, दूरी ले लो x, कितनी दूरी, क्यों समझाता हूँ बेटा, पॉइंट चार्ज है ना ये, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, k/r², यानी x² जो भी है। इसका मतलब हाइपरबोलिक वो छोड़ो ना, इसका मतलब x बढ़ाओगे तो e घटेगा, x घटाओगे तो e बढ़ेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इससे पास है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी। अरे हाँ है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, क्योंकि फोर्स क्या है, Q इंटू ई। अरे हाँ या ना, पक्का। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ सहूलियत के लिए A, और इसको मैं बोल देता हूँ B। बेटा फील करो, ये प्लस का चार्ज है, माइनस को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। इसको मिटा देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, इसको क्या करता है, अट्रैक्ट, मतलब ये इसको फोर्स यहाँ लगा रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे Fa,
ये प्लस का चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल, जिसको हम बोलते हैं एफ बी। बेटा सामने पता चल रहा है जो एफ नेट निकलेगा वो निकलेगा एफ ए माइनस एफ बी से। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये वाली फोर्स बड़ी है, क्योंकि ये पास है, इसका आर कम है। देखो ना, फील करो, ये एक्स है ना यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी, ये देखो, ये एल, ये भी एल, तो ये हो गया एक्स माइनस एल। और ये पूरी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होगी, ये दूरी होगी एक्स प्लस एल। तो हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला क्या है फोर्स का, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के Q1, यहाँ पे Q, ये भी Q है और ये भी Q, Q2 बटे आर, दूरी कितनी है एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के Q डिवाइड बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन आता है वो बाहर निकाल दो, या जगह के Q ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ए स्क्वायर उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, माइनस को भी ले लिया, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। और एक चीज़ देखो, मैं बोल रहा हूँ ये जो x है ये बहुत बहुत बड़ा है 2l से, तो एल स्क्वायर को क्या कर दो, निगलेक्ट। ये x बहुत बहुत बड़ा है इससे, ये बहुत पास पास रखे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 4, एक कटा, यहाँ पे बचा x की पावर q, तो ये वैल्यू जो आई वो आई के Q 2l बटे एक्स क्यू। और कुछ तो नहीं बचा? अच्छा देखो ना, ये x और x ऐसे कटेगा ना, ये बचा 2l प्लस 2l, ये बचा q इंटू 2l। 2 भी तो आना था ना, कोई बात नहीं, ऐसे मत काटो इसको। यहाँ पे बचेगा x की पावर 4, काटो, क्या जगह के Q 2xl कितना आ गया 4xl, पर इसको ऐसे लिखते थे 2x इंटू 2l डिवाइड बाय x की पावर 4। कहते हैं बात क्लियर? अब q इंटू 2l किसके बराबर है? आपको पता है q इंटू 2l बार बार पढ़ा है, p के बराबर होता है, तो क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई के Q P अपॉन एक्स क्यू, और साथ में लगा दो एक 2, इतनी फोर्स लगेगी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल 100%। क्या क्लियर है बात? पक्का? इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते थे, ये इस पे इतनी फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे इतनी फोर्स लगाएगा, तो फील करो, फॉर्मूला सीधे लिख सकते थे हम Q इंटू ई। इस पे ये Q है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कितनी होती है, क्या ये एक्सियल लाइन है, तो कितनी होती है 2kp बटे एक्स क्यू। देखो वही वैल्यू है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 2kqp बटे एक्स क्यू। इसकी वजह से इस पे निकालो या इसकी वजह से इस पे निकालो, बात तो एक ही है, तो वो शॉर्टकट तरीका आ गया, इतना लंबे करने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? तो अब हम देखेंगे इसका कि जनरल फार्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब तक आपको वो फार्मूला नहीं आएगा तो आप आ जाओ। अब देखते हैं जनरल केस। मान लो डाइपोल है ऐसे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, जो इनकी दूरी है ना बहुत कम है, बहुत छोटी है, मतलब ऐसे मान लो डी आर बहुत छोटी है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? फील करो, मान लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिल रही है और इस पे इलेक्ट्रिक E2 मिल रही है, आर के साथ चेंज हो रही है ना। यार मुझे एक बात बताओ, E1 Q, अगर E1 यहाँ पे है तो इस पे फोर्स के पीछे लगेगी, हम बोलेंगे Q इंटू E1, और इस पे फोर्स आगे लगेगी Q इंटू E2। क्या क्लियर बात? अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट लिखूं तो P की वैल्यू क्या है, Q इंटू डी, तो सीधे लिख सकते हैं Q इंटू डी आर, कोई शक की बात नहीं। अच्छा डायरेक्शन ये है इसकी। अच्छा अगर बात करूं मैं नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, तो Q इंटू ई, E2 माइनस E1। पर मैं बोल रहा हूं अगर डिस्टेंस ही डी आर है तो फील्ड भी कैसी होगी, छोटी, तो डी ई। अरे हाँ या ना, ऊपर नीचे डी आर से मल्टीप्लाई कर दो, डी आर इंटू डी आर। Q इंटू डी आर किसके बराबर है, P के बराबर, तो फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो आया P इंटू डी ई बटे डी आर। डायरेक्शन अपने से देखनी है हमने, डायरेक्शन हमने खुद देखनी है, फॉर्मूला क्या है P इंटू डी ई बाई डी आर। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टाइम नहीं, डी आर है कि आर के हिसाब से फील्ड कैसे चेंज हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है, घट रही है तो माइनस में आएगा रेट, बढ़ रही है तो प्लस में आएगा। P क्या है, डाइपोल मोमेंट। जैसे क्वेश्चन करते हैं, अभी अपने क्वेश्चन किया, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यहाँ पे Q पड़ा था, ये था हमारा, यहाँ पे डाइपोल पड़ा था, ये माइनस और ये प्लस,
ये दूरी थी 2L और ये था R या X जो भी था। फोर्स निकाल ली थी ना, आ जाओ निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इंटू डी ई बटे डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा P की वैल्यू क्या है, Q इंटू 2L, तो हम पुट कर देंगे Q इंटू 2L। डी ई बटे डी एक्स, ये ध्यान या P की वैल्यू रहने दो, पुट करते ही नहीं है लास्ट में, इसी में आंसर निकाल देंगे। डी अच्छा एक्स में लिया ना, तो एक्स में बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या 2kP अपॉन एक्स क्यू। अरे इसकी वजह से क्यों लिख रहे हैं हमने, चार्ज की वजह से लिख दो ना यार। क्या होता है KQ/R² अपॉन dr, dx को dr ले लो। अब देखो P का P, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, 1/R², तो ऐसे लिख सकते हैं R⁻²। तो फॉर्मूला क्या, nxn-1 यानी nxn-1, तो लिख सकते हैं -2/R³। अरे हाँ यार ना, तो पुट कर लो, तो ये आ जाएगा KQ साथ में -2 अपॉन RQ। ये देखो वही वैल्यू आ रही है, और माइनस तो बस डायरेक्शन की बात है। अरे हाँ यार ना, तुम्हें समझ आया, पक्का, गारंटी, डिटो सेम। ये देखो और देखो, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास इन्फानाइट वायर है, करंट बह रही है इसमें, करंट इन्फानाइट वायर है, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ, ये माइनस और ये प्लस, दूरी इनकी कितनी 2L वगैरह जितनी लेनी है। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। और ये है ले लो R, ये ले लो R, उसकी दूरी से हमको कोई रहना चाहिए। हमने निकालना है F = P dE/dr, तो F = P को P रहने दो, dE/dr। बेटा इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, क्या 2k λ/r। अरे इन्फाइनाइट वायर है ना, तो और इसका डिफरेंशिएशन करनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू dr। 2k λ बाहर आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2k λ 1/r। तो इसको क्या लिख सकते हैं, R⁻⁻1, तो 1R⁻⁻1 यानी -1/r²। ये होती है इसकी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लगा देंगे माइनस और यहाँ लगा देंगे, अरे हाँ या ना, पक्का। और साथ में P तो लगा ही है। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। 2k λ P/r², कुछ मुश्किल नहीं है। और देखें, मान लो कुछ भी दे सकता है वो, मान लो कुछ ऐसे दे दिया उसने क्वेश्चन, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे रख दिए Q, ये नेगेटिव ना, आप फील करो डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगी P, बिल्कुल, ये Q, ये भी Q। अच्छा जो फार्मूला लगाया है ना हमने, ये वाला फार्मूला, ये तभी वैलिड है जब P एंड E की डायरेक्शन सेम है, यानी जहां पे E चेंज हो रहा है वहीं पे P मिले। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट हम फिर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, सुनना बेटा, ये ध्यान से देखो, ये इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। अगर P ऊपर है तो फील्ड इसकी नीचे होगी। अरे हाँ ना यार, फील्ड नीचे है तो प्लस वाला है, इसका मतलब इसकी फोर्स भी नीचे है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या, Q इंटू ई। Q इंटू ई की वैल्यू क्या होती है, KP/x³। अरे इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या होती है, KP/x³। अगर इस पे फोर्स नीचे लग रही है तो फील करो ना, इस पे फोर्स ऊपर लग रही होगी, और एग्जैक्ट सेम लग रही होगी, 2kQP/x³, इतनी ही लग रही होगी इसको ऊपर। फील्ड नीचे तो फोर्स QE भी नीचे, तो इसको नीचे तो इसको ऊपर, क्योंकि बैलेंस भी करना है थर्ड लॉ। क्या क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा और देखो, मान लो ऐसे दिया हुआ आपको, एक ये डाइपोल और ये डाइपोल, दो डाइपोल दिए। क्या दिए, दो डाइपोल। बिल्कुल, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से दूरी दे रखी है R, ये दे रखा है प्लस माइनस माइनस प्लस, वही प्लस की माइनस की दूरी। तो ऐसे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसकी डाइपोल मोमेंट P1, इसकी डाइपोल मोमेंट P2। एक की वजह से दूसरी है, दूसरी वजह से एक फोर्स पता नहीं। तो फोर्स अगर आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है, P इंटू dE/dr या dx जो भी है, F = किसी वजह से निकाल दो। मान लो ये P1 है तो d/dx। अरे फील करो ना, ये इसके लिए एक्चुअल पॉइंट है और ये भी इसके लिए एक्चुअल पॉइंट है। तो एक्चुअल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2kP/x³। अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाय dr और साथ में d। क्या इतनी बात क्लियर,
और यहाँ पे क्या आएगा, फील्ड तो दूसरे की वजह से होगी, तो P2 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। F इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ जा P1 P2 2K 1/x3। तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं x की पावर -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं -3 x की पावर -4 यानी -3 x की पावर 4। यहाँ पे लिखेंगे -3 और यहाँ पे लिखा x की पावर 4। तो f का जो फॉर्मूला आया वो आया -6 P1 P2 K बटा x की पावर 4। इसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा एक और चीज़ लास्ट में सुन लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नेट भी जीरो होती है, ठीक है, फोर्स नेट जीरो ही होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एफ नेट जीरो आएगा, बल्कि टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि टॉर्क जीरो वो वाला केस भी देखा, जो नहीं हो सकता वो भी देखा। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना, तो अब भाई फोर्स भी नहीं बता सकते, फोर्स भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, टॉर्क भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, उतार लो।